नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। साथियों, अगर आप कला विषय से टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या किसी अन्य एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, अजंता के चित्रों की सफाइयाँ कब हुई थी? ऑप्शन ए 1820-22 के मध्य, ऑप्शन बी 1920 से 22 के मध्य, ऑप्शन सी 1620 से 22 के मध्य एंड लास्ट ऑप्शन डी 1520 से 22 के मध्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1920 से 22 के मध्य अजंता गुफा की सफाइयाँ हुई थी। अगर बात करते हैं अजंता गुफा तो यह कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अजंता गुफा यह कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के औरंगा ज़िले में यह अजंता गुफा स्थित है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अजंता गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यह सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। अजंता गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? सतपुड़ा पहाड़ी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और निकल कर आता है कि पहाड़ी पर स्थित है तो किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह बाघोर नदी के तट पर स्थित है अजंता गुफा। इतना स्पष्ट हो गया होगा सबका। फिर क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्ज़ाम में कि इसकी खोज कब हुई थी? तो 1819 में अजंता गुफा की खोज हुई थी। 1818 में बाघ गुफा की खोज हुई थी। 1819 में अजंता गुफा की खोज हुई थी। किसने किया था? तो जॉन स्मिथ महोदय ने। अजंता गुफा की खोज 1819 में जॉन स्मिथ महोदय ने अजंता गुफा की खोज की थी। अब यहाँ पर एक प्रश्न और बनने की संभावना है कि इसमें कितनी गुफाएं प्राप्त हैं? तो अजंता गुफा में 30 गुफा प्राप्त है जो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ये स्पष्ट हो गया। अब अगर यहाँ पर 30 गुफा प्राप्त हैं तो उसमें कितने गुफा में चित्र प्राप्त हैं? तो वहाँ पर अजंता गुफा में 6 गुफा में चित्र प्राप्त हैं। कौन कौन सी है? पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं एवं 16वीं, 17वीं। हीनयान गुफा कौन कौन सी है? तो 6 गुफा है जिसमें से 8, 9, 10, 11, 12 एवं 13 यह हीनयान से संबंधित है। अगर बात करेगा चैत्य गुफाओं की संख्या कितनी है? 5 हैं जो 9, 10, 19, 26, 30 है। और यहाँ पर प्राचीन गुफा 9वीं, 10वीं है, नवीन गुफा पहली, दूसरी है। तो इतनी बात स्पष्ट हो गई होगी आपको अजंता से। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, अजंता गुफा कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता गुफा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ स्थित है? औरंगाबाद। महाराष्ट्र का एक जिला है औरंगाबाद, वहाँ पर अजंता गुफा स्थित है। किस पहाड़ी के तट पर स्थित है? सतपुड़ा। अजंता गुफा किस पहाड़ी के तट पर स्थित है? सतपुड़ा। किस नदी के तट पर स्थित है? तो बाघोर। किस नदी के तट पर स्थित है? बाघोर नदी के तट पर। इसकी खोज कब होती है? 1819 में। किसने किया था? तो जॉन स्मिथ महोदय ने। या यहाँ पर कितनी गुफाएं प्राप्त हैं? 30 गुफाएं प्राप्त हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर स्पष्ट होता हुआ है आपका अजंता गुफा से रिलेटेड फैक्ट जो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो अजंता के चित्रों की सफाइयाँ कब हुई थी? तो 1920 के 1922 के मध्य में अजंता गुफा के चित्रों की सफाइयाँ हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपभ्रंश शैली में किस रंग की अधिकता है? ऑप्शन ए लाल रंग, ऑप्शन बी नीला रंग, ऑप्शन सी स्वर्ण रंग एंड लास्ट ऑप्शन डी केसरी रंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वर्ण रंग। अगर बात करते हैं अपभ्रंश शैली, इसी को जैन शैली के नाम से जाना जाता है। अगर इसके समय की बात किया जाए तो इसका समय 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक इसका समय माना जाता है। किसका? जैन शैली का।
7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक इसका समय माना जाता है। फिर प्रश्न आता है कि जैन शैली या अपभ्रंश शैली की खोज किसने किया था? तो आनंद कुमार स्वामी ने। किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने जैन शैली या अपभ्रंश शैली की खोज किया था। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि इस शैली के कई नाम हैं, जैसे गुजरात शैली हो गया, अपभ्रंश शैली हो गया, तो इसका अनेक नामकरण हुआ है। तो उसके नामकरण से यहाँ से प्रश्न बनता है, जैसे जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किसने कहा? तो यह किसने कहा था? आनंद कुमार स्वामी ने। जिसने इसको खोजा था वही इसे जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली नाम दिया, आनंद कुमार स्वामी ने। फिर क्वेश्चन बनता है कि जैन शैली को गुजरात शैली किसने कहा था? तो यह एन.सी. मेहता ने कहा था। जैन शैली को गुजरात शैली एन.सी. मेहता ने कहा था। फिर प्रश्न बनता है कि जैन शैली को जैन शैली किसने कहा था? तो यह पर्सी ब्राउन महोदय ने जैन शैली को जैन शैली ही कहा था। और एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैन शैली को अपभ्रंश शैली किसने कहा था? यही जैन शैली है जिसे अपभ्रंश शैली के नाम से जाना जाता है, इसको किसने नाम दिया? तो यह राय कृष्ण दास एवं मोती चंद ने नाम इसको दिया, जैन शैली को अपभ्रंश शैली। दो लोग हैं, एक राय कृष्ण दास है और एक मोती चंद हैं। इनको जरूर याद रखिएगा, मोती चंद को, क्योंकि इनका भी नाम आ जाता है एग्जाम में। तो जैन शैली को अपभ्रंश शैली राय कृष्ण दास एवं मोती चंद ने कहा था। तो उम्मीद करता हूँ सारे लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ठाकुर इंदर सिंह का चित्र किस शैली का है? ऑप्शन ए जयपुर शैली, ऑप्शन बी जोधपुर शैली, ऑप्शन सी नागौर शैली एंड लास्ट ऑप्शन डी किशनगढ़ शैली। तो ठाकुर इंदर सिंह का चित्र यह किस शैली का है? तो यह है नागौर शैली का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नागौर शैली। अगर बात करते हैं नागौर शैली, तो यह मारवाड़ की उपशैली है। नागौर शैली या मारवाड़ की उपशैली है। खास बात यह है कि नागौर शैली में बुझे हुए रंगों का प्रयोग अत्यधिक हुआ है। कैसा रंग? बुझे हुए रंग। बुझे हुए रंग का प्रयोग नागौर शैली में अत्यधिक हुआ है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बुझे हुए रंगों का प्रयोग किस शैली में किया गया है? तो यह नागौर शैली में किया गया है। नागौर शैली में बुझे हुए रंगों का प्रयोग अत्यधिक हुआ है। अगर बात करते हैं पारदर्शी वेशभूषा नागौर शैली की प्रमुख विशेषता है। क्या है? पारदर्शी वेशभूषा यह नागौर शैली की प्रमुख विशेषता के रूप में जानी जाती है। तो ठाकुर इंदर सिंह का चित्र किस शैली का है? तो यह नागौर शैली का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वंडर ऑफ द एज की उपाधि से किसे जाना जाता है? वंडर ऑफ द एज, ये क्वेश्चन कई बार करवा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ सारे भाई बहन को यह क्वेश्चन क्लियर होगा। तो वंडर ऑफ द एज ऑप्शन ए है मंसूर, ऑप्शन बी है अबुल हसन, ऑप्शन सी है निहाल चंद एंड लास्ट ऑप्शन डी संसार चंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वंडर ऑफ द एज अबुल हसन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अबुल हसन। अगर बात करते हैं इसी को हिंदी में पूछेगा नादिर उद जमा, नादिर उद जमा कहकर पूछेगा तो सबको पता होगा किसे कहा जाता है। लेकिन अगर ये वंडर ऑफ द एज इंग्लिश में दे दिया तो सभी भाई बहन को यह क्लियर नहीं होगा। तो नादिर उद जमा इसे अबुल हसन को कहा जाता है और मंसूर को नादिर उल असर के नाम से उन्हें जाना जाता है। असर मंसूर और जमा अबुल हसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अबुल हसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाखून से बनाए गर्भ चित्र किससे संबंधित है? कौन सा चित्र है? गर्भ इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन ए शेखर चंद्र जोशी, ऑप्शन बी विमल पटेल, ऑप्शन सी दिनेश एंड लास्ट ऑप्शन डी अरुण योगी राज। अरुण योगी राज।
नाखून से बनाए गए चित्र गर्भ। गर्भ किसका है? शेखर चंद्र जोशी। मैं कहूँ एक्सप्लेनेशन तो है नहीं। राइट आंसर हो जाएगा शेखर चंद्र जोशी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अजंता के कलाकार पहले क्या थे? ऑप्शन ए रेखाचार्य, ऑप्शन बी धर्माचार्य, ऑप्शन सी बुद्धाचार्य एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अजंता के कलाकार पहले क्या थे? तो वह क्या थे? रेखाचार्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रेखाचार्य। अगर बात करते हैं अजंता गुफा, इसका पहले ही क्वेश्चन में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। बाकी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संपूर्ण 12 मासा का चित्र प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए जोधपुर शैली, ऑप्शन बी बूंदी शैली, ऑप्शन सी किशनगढ़ शैली एंड लास्ट ऑप्शन डी जयपुर शैली। तो संपूर्ण 12 मासा का चित्र प्राप्त हुआ है बूंदी शैली से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बूंदी शैली। अगर बात करते हैं बूंदी शैली या किसकी उपशैली है, तो हाड़ौती की। बूंदी शैली हाड़ौती की या उपशैली के रूप में जानी जाती है। अगर बात करते हैं, यहाँ का एक प्रसिद्ध चित्र है राव उमेश सिंह जंगली सुअर का शिकार करते हुए। यह कहाँ से है? बूंदी शैली से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बूंदी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां एंड लास्ट ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुगल सुंदरी के चित्र तो जहांगीर के समय बने थे। और बात करते हैं शाहजहां के काल में, इनके काल में यमन सुंदरियों के चित्र बने थे। कैसे चित्र बने थे? यमन सुंदरियों के चित्र किसके काल में बने थे? शाहजहां के काल में। मुगल सुंदरी जहांगीर के समय बने थे, यमन सुंदरी के चित्र शाहजहां के काल में बने थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन। समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए है बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक हैं। ऑप्शन ए केशव मलिक, ऑप्शन बी अशोक भौमिक, ऑप्शन सी दिनकर कौशिक एंड लास्ट ऑप्शन डी असद अली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अशोक भौमिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अशोक भौमिक। अगर बात करते हैं अशोक भौमिक का जन्म कब होता है, तो इनका जन्म 31 जुलाई 1953 में इनका जन्म होता है। कब होता है? 31 जुलाई 1953 में। कहाँ होता है? तो इनका जन्म होता है नागपुर महाराष्ट्र में। नागपुर महाराष्ट्र में अशोक भौमिक जी का जन्म होता है 31 जुलाई 1953 में। समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक अशोक भौमिक हैं। अशोक भौमिक जी का जन्म 31 जुलाई 1953 में होता है। कहाँ होता है? तो इनका जन्म नागपुर महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रिंट मेकिंग कलाकार हैं? ऑप्शन ए अनुपम सूद, ऑप्शन बी मंजीत बाबा, ऑप्शन सी नंदलाल बोस एंड लास्ट ऑप्शन डी प्रदोष दास गुप्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुपम सूद। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अनुपम सूद। अगर बात करते हैं अनुपम सूद के बारे में, तो इनका जन्म कब होता है? 1944 में। अनुपम सूद का जन्म कब होता है? 1944 में। कहाँ होता है? तो होशियारपुर पंजाब में। होशियारपुर पंजाब में। होशियारपुर पंजाब में इनका जन्म होता है, या महिला कलाकार के रूप में जानी जाती हैं।
अगर बात करते हैं मंजीत बाबा, इनके बारे में, ये समकालीन आधुनिक चित्रकार हैं। कैसे चित्रकार हैं? समकालीन आधुनिक चित्रकार के रूप में ये जाने जाते हैं मंजीत बाबा। नंदलाल बोस, सबको पता है, बंगाल शैली के प्रसिद्ध कलाकार के रूप में ये जाने जाते हैं। प्रदोष दास गुप्ता, कलकत्ता ग्रुप के ये क्या हैं? संस्थापक के रूप में ये जाने जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन एक प्रिंट मेकिंग कलाकार है? तो वह कौन है? अनुपम सूद हैं, जिनका जन्म 1944 होशियारपुर पंजाब में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आईने अकबरी को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड लास्ट ऑप्शन डी 5। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आईने अकबरी को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की 16वीं गुफा में कितने स्तंभ हैं? आज अजंता से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसका मतलब इम्पॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम के लिए। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 32 एंड लास्ट ऑप्शन डी 43। तो अजंता की 16वीं गुफा में कितने स्तंभ हैं? तो उसमें 20 स्तंभ हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूज का चांद देखते प्रेमी युगल चित्र पर किसका नाम अंकित है? ऑप्शन ए सोहन, ऑप्शन बी मोहन, ऑप्शन सी राकेश एंड लास्ट ऑप्शन डी मयंक। तो दूज का चांद देखते प्रेमी युगल चित्र पर किसका नाम अंकित है? तो वह मोहन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मोहन। अगर बात करते हैं यह चित्र कहाँ का है? बूंदी शैली का। यह चित्र कहाँ का है? बूंदी शैली का। इम्पॉर्टेंट चित्र है, बूंदी शैली का है। किसने बनाया था? मोहन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुमेलित नहीं है, एक तरफ कुछ कलाकार हैं, दूसरी तरफ उनका जन्म है या काल है। अगर बात करते हैं धीमान, इनका बता रहा है 1540, मंसूर 1590, मनकू 1730 एंड अमृता शेरगिल 1915। तो इसमें बात करते हैं धीमान का काल 1540 ईस्वी, बिल्कुल सही है। मंसूर की बात किया जाए तो 1590 ईस्वी, इनका भी सही है। मनकू की बात करते हैं तो इनका 1730, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अमृता शेरगिल का 1915 नहीं है, क्योंकि इनका काल या इनका जन्म 1913 में होता है। कहाँ? हंगरी के बुडापेस्ट में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जो पार्ट हमारा रॉन्ग है वही हमारा करेक्ट आंसर है, जो 1915 ना होकर कितना है? 1913। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा के भाई सी राजा वर्मा किस विषय से संबंधित थे? ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी आउटडोर पेंटर, ऑप्शन सी कहानीकार एंड लास्ट ऑप्शन डी फिल्मकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आउटडोर पेंटर के रूप में जाने जाते हैं। अगर बात करते हैं राजा रवि वर्मा, इनके एक भाई जो सी राजा वर्मा हैं, ये तो आउटडोर पेंटर हैं। इनके एक भाई हैं गोंडा वर्मा, सी राजा वर्मा, दो भाई थे, एक गोंडा वर्मा है। अगर बहन की बात करते हैं, इनकी बहन मंगलाबाई हैं, जो प्रसिद्ध हैं सभी चित्रकार के रूप में। ये क्वेश्चन बनता है इनके बहन से। इनका बहन का नाम क्या है? मंगलाबाई, जो क्या है? एक सभी चित्रकार के रूप में जानी जाती हैं। अगर राजा रवि वर्मा की बात कर लेते हैं तो इनका जन्म कब होता है? तो 29 अप्रैल 1848 में। कहाँ होता है? तो केरल के किलीमन्नूर में। अगर मृत्यु की बात करते हैं 2 अक्टूबर 1906 में होती है, जो तिरुवनंतपुरम आर्टिट्रंगल में इनकी मृत्यु होती है। ये तैल चित्रण के रूप में कार्य करते हैं, जो ये प्रसिद्ध भी रहते हैं तैल चित्रकारी के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस शैली को बूंदी का प्रतिछाया कहा जा सकता है? ऑप्शन ए है कोटा शैली, ऑप्शन बी है बूंदी शैली, ऑप्शन सी है कांगड़ा शैली एंड लास्ट ऑप्शन डी है गुलेर शैली। किस शैली को बूंदी शैली का प्रतिछाया कहा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन ए कोटा शैली। कोटा शैली को बूंदी शैली का प्रतिछाया कहा जा सकता है। अगर बात करते हैं कोटा शैली तो यह किसकी उपशैली है? हड़ौती की। ये भी इम्पोर्टेंट है। कोटा शैली किसकी उपशैली है? हड़ौती की है। अगर बात करते हैं कोटा शैली की विशेषता क्या है, तो इसमें नारी सौंदर्य को व्यक्त किया गया है। इसमें नारी सौंदर्य को व्यक्त किया गया है। नारी को जैसे अंगड़ाई लेते हुए, दर्पण देखते हुए, पेड़ की टहनी पकड़े हुए इसमें दर्शाया गया है। इसलिए कोटा शैली को नारी सौंदर्य के लिए जाना जाता है। नारी को अंगड़ाई लेते हुए, दर्पण देखते हुए, पेड़ की टहनी पकड़े हुए, ये सब कोटा शैली की प्रमुख विशेषता है। अगर बात करते हैं इसमें प्रमुख चित्रकार के रूप में, जैसे लच्छी राम हो गए, डालू, रघुनाथ, ये सब क्या हैं? कोटा शैली के प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तारीख ए यामनी के लेखक हैं? ऑप्शन ए फिरदौसी, ऑप्शन बी बैहाकी, ऑप्शन सी अलबरूनी एंड लास्ट ऑप्शन डी उत्बी। अभी इम्पॉर्टेंट है इसमें से कि तारीख ए यामनी के लेखक कौन हैं। तो ये तो है मान लीजिए उत्बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उत्बी। अब थोड़ा इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है कि फिरदौसी किस लिए जाना जाता है, तो यह शाहनामा के लेखक हैं। किसके लेखक? शाहनामा। शाहनामा के लेखक हैं फिरदौसी। शाहनामा में क्या है? तो ईरान का इतिहास है। अगर बात करते हैं बैहाकी, इनकी प्रमुख पुस्तक है तारीख ए सुबुक्तगीन। इनकी प्रमुख पुस्तक है तारीख ए सुबुक्तगीन, इनकी एक फेमस प्रसिद्ध पुस्तक है। अगर बात करते हैं अलबरूनी, तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद इनकी प्रमुख पुस्तक है। तहकीक ए हिंद, या इसी को बोल सकते हैं किताब उल हिंद के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान से समझिए। फिरदौसी की बात करते हैं, इनकी प्रमुख पुस्तक कौन सी है? शाहनामा। शाहनामा में क्या है? तो ईरान का इतिहास है। बैहाकी की बात करते हैं तो इनकी प्रमुख पुस्तक है तारीख ए सुबुक्तगीन। और अलबरूनी महाराज की इनकी प्रमुख पुस्तक है तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद की है। और तारीख ए यामनी किसकी है? तो उत्बी का है। तो ये सब क्लियर हुआ होगा आपका, उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस काल में आंतरिक एवं बाहरी सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया? ऑप्शन ए आधुनिक काल, ऑप्शन बी गोथिक काल, ऑप्शन सी रोमन काल एंड लास्ट ऑप्शन डी बाइजेंटाइन काल। तो किस काल में आंतरिक एवं बाहरी सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गोथिक काल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी गोथिक काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोथिक कला थी? ऑप्शन ए भवन निर्माण कला, ऑप्शन बी मूर्ति कला, ऑप्शन सी चित्रकला एंड लास्ट ऑप्शन डी पुस्तक कला। तो गोथिक कला कैसी कला थी? तो भवन निर्माण कला थी। कैसी कला थी? भवन निर्माण कला। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन मोनार्की नामक प्रसिद्ध ग्रंथ है? ऑप्शन ए गेटे, ऑप्शन बी दांते, ऑप्शन सी अरस्तु एंड लास्ट ऑप्शन डी प्लेटो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑन मोनार्की के लेखक कौन है या प्रसिद्ध ग्रंथ किसका है? तो यह किसका है? दांते का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 2016 के पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार किस प्रदेश से हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी नई दिल्ली एंड लास्ट ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसमें राम सुतार जी की बात किया जा रहा है, या किस प्रदेश से हैं? तो यह हैं महाराष्ट्र से। अगर महाराष्ट्र से हैं तो इनका जन्म कब होता है? तो 19 फरवरी 1925 में। कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र में। इनका 19 फरवरी 1925 में महाराष्ट्र में धुलिया जिला के गुंटूर नामक स्थान पे इनका जन्म होता है। अगर बात करते हैं इनका पूरा नाम क्या था? तो राम
वंजी सुतार। राम वंजी सुतार इनका पूरा नाम था। ये अपने गुरु रामकृष्ण जोशी से प्रेरणा लेकर राम सुतार ने मूर्तिकला की शिक्षा जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से ली। अगर बात करते हैं राम सुतार के बारे में तो 1999 इन्हें पद्मश्री और 2016 पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे। एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, इनका जन्म कब होता है तो 19 फरवरी 1925 में। कहाँ होता है तो महाराष्ट्र के धुलिया जिला कौन सा है धुलिया। अगर बात करते हैं ग्राम पूछेगा तो गुंटूर ग्राम में इनका जन्म होता है। इनका पूरा नाम भी पूछता है कभी कभी एग्जाम में, तो राम वंजी सुतार इनका पूरा नाम है। अगर बात करते हैं ये अपने गुरु, इनके गुरु कौन थे रामकृष्ण जोशी, उनसे ये प्रेरणा लेते हैं और ये प्रेरणा लेकर मूर्तिकला की शिक्षा ये जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से इन्होंने शिक्षा ग्रहण करते हैं। इनको 1999 में पद्मश्री और 2016 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उम्मीद करता हूँ इनके बारे में यह जानकारी आपको क्लियर हुई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटर पाल रूबेंस का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस एंड लास्ट ऑप्शन डी पेरिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कोलकाता ग्रुप से संबंधित हैं? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी मकबूल फिदा हुसैन, ऑप्शन सी निरोध मजूमदार एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निरोध मजूमदार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ की कुल ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 16.3 मीटर, ऑप्शन बी 15.4 मीटर, ऑप्शन सी 37.19 मीटर एंड लास्ट ऑप्शन डी 25.6 मीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 37.19 मीटर। अगर बात करते हैं विजय स्तंभ, इसी को विक्ट्री टावर के नाम से जाना जाता है। विजय स्तंभ को विक्ट्री टावर या विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। ये है कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ है कहाँ? चित्तौड़गढ़ में या चित्तौड़गढ़ में है। इसकी ऊंचाई की तो बात कर लिया कि कितनी ऊंचाई है 37.19 मीटर, लेकिन ये मीटर में है। 37.19 मीटर ये मीटर में है। अगर फिट में बात करेंगे तो 122 फीट है। कितनी फीट है? 122 फीट। अगर बात करते हैं 1448, कब की घटना को याद दिलाते हैं? 1448 जो थोड़ा ऐतिहासिक पक्ष है, इसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा। 1448 में राणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच एक घमासान युद्ध होता है। दो लोग हैं, कौन कौन? क्योंकि युद्ध होगा तो भाई दो ही लोग के साथ होगा या चार लोग को होगा, अच्छा लोग का, लेकिन एक लोग के साथ तो होगा नहीं, दो लोग से या दो से अधिक से होगा। तो 1448 में एक थे राणा कुंभा और एक थे महमूद खिलजी। ये दोनों मिलकर मालवा का युद्ध करते हैं। किसका युद्ध करते हैं? मालवा का। कब? 1448 में। उसी दौरान महमूद खिलजी महाराज ये क्या हुए? फेल हो गए, यानी हार गए। किससे? राणा कुंभा से। तो मालवा का जो युद्ध होता है उसी का नाम रख देते हैं मालवा विजय। मालवा विजय के अवसर पर ये क्या करते हैं? विजय स्तंभ का निर्माण कर देते हैं। कौन? राणा कुंभा ने। तो 1448 में ये क्या करते हैं? इसी के विजय के उपलक्ष्य में, यानी मालवा विजय के उपलक्ष्य में, ये चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ या विक्ट्री टावर का निर्माण कर देते हैं राणा कुंभा ने। अगर बात किया जाए विजय स्तंभ पर भारतीय डाक टिकट भी जारी हो गया था। कब? 1949 में। 1949 में या इस पर भारतीय टिकट जारी हो गया था। अगर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि यह किसे समर्पित है, तो यह विष्णु को समर्पित है। यह किसे समर्पित है? तो विष्णु को यह विजय स्तंभ या समर्पित है। अगर बात करते हैं इसके वास्तुकार कौन थे? जैता। विजय स्तंभ के
वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? जैता को। जैता को विजय स्तंभ या विक्ट्री टावर के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। और इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट है कि राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह भी विजय स्तंभ है। तो उम्मीद करता हूँ ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट सबको समझ में आया होगा। एक बार इसको रिकॉल करवा देता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहली चीज़ तो इसका दो नाम है, एक तो लिखा हुआ है विजय स्तंभ, एक है विक्ट्री टावर। अगर एग्ज़ाम में विक्ट्री टावर लिख दिया तो आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये विजय स्तंभ का ही नाम है, इंग्लिश में विक्ट्री टावर। अगर बात करते हैं यह कहाँ स्थित है तो यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। सबसे इम्पोर्टेंट, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है तो यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगर बात करते हैं इसकी ऊंचाई क्या है, 37.19 मीटर। 37.19 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर फिट में बात करेगा तो 122 फीट इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पूछेगा यहाँ से कि इसका ऐतिहासिक पद से कभी कभी क्वेश्चन उठा लेगा कि 1448 में कब की घटना है? 1448 में राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को हराकर मालवा विजय के अवसर पर विजय स्तंभ या विक्ट्री टावर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, विजय स्तंभ पर भारतीय डाक टिकट कब जारी हुआ था? तो 1949 में। ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर बात करते हैं यह किसको समर्पित है तो विष्णु को। विजय स्तंभ किसको समर्पित है? तो विष्णु को। इसके वास्तुकार कौन थे? जैता। विजय स्तंभ के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो जैता को। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है विजय स्तंभ। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। किसी में डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी धर्मपाल एंड लास्ट ऑप्शन डी देवपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक। तो आज का 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हुआ समाप्त। आपको क्लास कैसे लगी ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका स्कोर कितना हुआ ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपने मॉडल पेपर न सॉल्व किया हो तो कर लेना। और किसी भी प्रश्न में आपका कोई कन्फ्यूज़न हो, कंक्लूज़न हो, आप ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।